आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हमारे पास आज का जो प्रश्न है ये है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नेफ्रॉन क्या है यानी कि वृक्काणु क्या है, और साथ ही साथ इसके हम लोग रचना को देखेंगे और क्रियाविधि को देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप एक ही बार में इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वृक्काणु को इंग्लिश से क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, मतलब वृक्काणु क्या है? देखिए उत्तर, वृक्क के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, इन संरचनाओं को वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, और नोट किया है कि एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। अब आपको शायद कुछ भी नहीं समझ में आया है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। आप इस चित्र को सबसे पहले देखिए। ठीक है, ये क्या है कि कोई मानव का चित्र है। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र है इसको जूम करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने क्या किया है, जूम कर दिया है। मैंने नहीं किया है, मतलब बुक में आपको यहाँ पर जूम करके दिया हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका मूत्राशय है जहां पर आपका मूत्र रहता है। ठीक है, पेशाब जिसको हम लोग बोलते हैं रहता है। ये हमारा मूत्र मार्ग है। ठीक है, जहां से हमारा पेशाब निकलता है। क्लियर है? अब ये जो दो चीज है ना, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क, जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा। और इंग्लिश से इसे हम लोग कहते हैं किडनी। अब आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, इंग्लिश से इसे हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। आप फिल्म उलिम देखते हैं ना, फिल्म में क्या होता है, किसी का किडनी फेल हो जाता है तो उसको किडनी दान में देता है कोई। ठीक है, जो गुंडा होता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, किडनी फेल हो जाता है तो किसी से भी किडनी ले लेता है। तो वही हमारा वही किडनी हुआ, ये हमारा किडनी। देखिए ये जो मूत्र मार्ग है ना, ये जो मूत्राशय है, ये मूत्राशय के थोड़े से ऊपर में हमारा क्या होता है? किडनी होता है। आप चित्र को देखिए ना, समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये जैसे हमारा पैर हमारा इस तरह से है, ये हमारा क्या है? मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। तो इससे थोड़े से ऊपर में क्या होता है? वृक्क यानी कि किडनी होता है, जिसे हम लोग गुर्दा कहते हैं। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जो वृक्क होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, और इन संरचनाओं को हम लोग वृक्काणु कहते हैं। मतलब देखिए ये जो वृक्क होता है ना, वृक्क, इसके अंदर में बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है। किस प्रकार का संरचना होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, इसके अंदर भी होती है। और वह कौन सा संरचना है अभी हम लोग देखने वाले हैं उसको, यानी वृक्काणु को अभी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर वृक्काणु के बारे में आया तो कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। क्वेश्चन आएगा कि वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। यानी उसका रचना, यानी कि सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना है, फिर उसका क्रियाविधि किस प्रकार से है इस चीज को आपको समझाना होगा। या फिर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का सचित्र वर्णन करें। मतलब चित्र भी बनाना है और जितना भी चीजें सबको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि वर्णन करना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग वृक्काणु को थोड़े एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए ये जो चित्र है ये होता है हमारा वृक्काणु का चित्र। क्लियर है? ये चित्र किसका है? वृक्काणु का है। अब देखिए इस चित्र को पहले मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए समझिए। यहाँ पर ये जो चित्र में आप जो ये पहला वाला देख रहे हैं, ये पहला, ये कैसा? ये कप जैसा है। ये कैसा है? आपका कप जैसा संरचना है। ये जो पहला वाला चित्र देखिए, कप जिसमें आप चाय पीते हैं, कप आपका कैसा रहता है? प्याला किस प्रकार से रहता है आपका? इसी प्रकार से रहता है ना, इसी प्रकार से रहता है कप। तो ये जो संरचना है एकदम कप जैसा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। क्लियर है? देखिए जो हमारा ये क्या है, ये हमारा वृक्काणु है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या होता है? कप जैसा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। और ये जो बोमेन संपुट होता है, इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग हिंदी से कहते हैं कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। और इंग्लिश से हम लोग इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस, और हिंदी से कोशिका गुच्छ। मतलब ये जो बोमेन संपुट होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं, या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलस या फिर जो कोशिका गुच्छ है, ये क्या होता है? दो धमनिका से जुड़ा हुआ होता है। एक धमनिका
अभिवाही धमनिका, मतलब ये जो है ये हमारा अभिवाही धमनिका है और ये हमारा अपवाही धमनिका है। क्लियर है। अब ये जो है यानी ये जो बोमेन संपुट आप देख रहे हैं ये क्या होता है, इस प्रकार से देखिए जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग अवरोही चाप कहते हैं, मतलब पहले अवरोही चाप आपको मिलेगा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक यू जैसा संरचना मिल रहा है, इस प्रकार से यू है, यू आपका ऐसा ही होता है ना यू, तो बस आपको यू जैसा संरचना मिल रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेनले चाप कहते हैं, हेनले का चाप। मतलब ये जो बोमेन संपुट होता है फिर आगे अवरोही चाप से, हेनले चाप से, और इधर अगर आप देखेंगे इसको, ये जो है ये हमारा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अधिरोही चाप, इसको क्या कहते हैं, अधिरोही चाप। तो यहाँ पर अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है। फिर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है क्या है, संग्राहक नलिका से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप क्या होता है। वृक्काणु में सबसे पहले आपको एक कप जैसा संरचना मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे बोमेन संपुट। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये दो धमनिका से जुड़ा हुआ होता है, एक होता है अभिवाही धमनिका और एक होता है अपवाही धमनिका। ये आगे किससे किससे जुड़ा होता है, तो ये अवरोही चाप से, हेनले का चाप से, अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ होता है, और ये सारा का सारा हमारा एक संग्राहक नलिका से जुड़ा हुआ होता है। ये जो है ये हमारा क्या है, एक संग्राहक नलिका है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को अपने कॉपी में बनाइए, इस चित्र को आप कॉपी में बनाइए। देखिए अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो वहां पर चित्र थोड़ा एकदम बहुत ही अल्टर टाइप का बना दिया है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को एकदम अपने कॉपी में बनाइए। चलिए आपने अभी तक बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभी रख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि वृक्काणु के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। मैंने आपको बताया ये जो आपका कप जैसा संरचना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहते हैं। मतलब ये जो हमारे पास ये जो बोमेन संपुट है यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं। आप यहाँ पर कोशिका गुच्छ भी लिख सकते हैं, कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं। जो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा रहता है, और ये जो ग्लोमेरुलस है यानी कि जो कोशिका गुच्छ है ये क्या होता है, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे क्या होता है कि अवरोही चाप हेनले चाप द्वारा अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो अवरोही चाप है आपका, ये जो अवरोही चाप है या हेनले चाप से, फिर यह क्या है, अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है। फिर आगे देखिए, यह अधिरोही चाप संग्राहक नलिका में खुलता है, और ये जो अधिरोही चाप है इधर वाला, ये जो अधिरोही चाप है, ये जो अधिरोही चाप है ये क्या है, जाकर यहां पर ऐसे करके आके संग्राहक नलिका में खुलता है। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको सारा का सारा समझ में आना चाहिए। यहां तक क्लियर है कैसा नहीं है। वृक्काणु के शुरू में आपको क्या मिलेगा, कप जैसा संरचना मिलेगा जिसे हम लोग बोमेन संपुट कहेंगे। बोमेन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस कहेंगे। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस क्या होता है कि अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे अवरोही चाप हेनले चाप द्वारा अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ है, और ये जो अधिरोही चाप ये संग्राहक नलिका में जाकर खुलता है। क्लियर है। अब देखिए क्रिया विधि, यहां तक तो हमने रचना देखा, मतलब किस प्रकार से है क्या नहीं है, कहां पर क्या है, इस चीज को देखा। अब हम लोग देखेंगे ये काम किस प्रकार से करता है। तो चलिए अब काम को देखते हैं। आइए देखिए, इसके हम लोग क्रिया विधि को देखते हैं। अब हम लोग इसके क्रिया विधि को देख लेंगे। आपको चित्र एक ही बार बनाना है, आप शुरू में चित्र बना देंगे, यहां पर आपको चित्र बनाने का जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने चित्र को इसीलिए लिया हुआ है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, देखिए पहला काम यह क्या करता है, छानना। अब क्या छानता है, चाय कॉफी, क्या छानेगा देखिए, तो ये छानने का काम करेगा। क्या छानता है देखिए, अभिवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त कोशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है। कहां से आता है, अभिवाही धमनिका, ये जो धमनिका है ये वाला, यहां से क्या होता है हमारे पास, यहां से क्या होता है हमारा अशुद्ध रक्त आता है। क्या आता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, और अशुद्ध रक्त ये जो आता है कहां पे आता है, जो यहाँ पर जैसे यहां से हमारा यहाँ पर आया तो ये कोशिका गुच्छ यानी कि जो ग्लोमेरुलस है क्या करता है, इसको छानता है। यहाँ पे ये जो ग्लोमेरुलस है ये क्या करेगा, इसको छानेगा, इस अशुद्ध रक्त को छानेगा। ठीक है,
क्षनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका होते हुए वापस जाती है। जो शुद्ध रक्त हो गया उसको इस धमनी होकर बाहर निकाल देता है, अपवाही धमनिका से बाहर चल जाता है। तथा क्षनित अशुद्ध पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण एवं जल अवरोही चाप होते हुए अधिरोही चाप में तथा संग्राहक नलिका में पहुंचता है। देखिए, और जो हमारा अशुद्ध पदार्थ हो गया, अशुद्ध पदार्थ में जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, लवण हो गया और जो जल है, ये क्या होता है, यहाँ से हमारा इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है, यहाँ से ऐसे 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 करके आता है, ऐसे ऐसे आता है, फिर हमारा संग्राहक नलिका में आके आ जाता है। क्लियर है बात? आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए, यहां पर क्या होता है कि यहां से हमारा रक्त आता है, यहां से हमारा क्या होता है, रक्त आता है। कैसा रक्त आता है? तो अशुद्ध रक्त आता है। ये अशुद्ध रक्त को छानता कौन है? तो छानता है कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ जैसे ही रक्त को छाना, जो शुद्ध रक्त है उसको क्या करता है, अपवाही धमनिका होकर निकाल देता है। और जो अशुद्ध पदार्थ बच जाता है जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, लवण हो गया, इन सबको क्या करता है कि पहले अधिरोही चाप में लाता है, फिर हेनले का चाप में लाता है, फिर अधिरोही चाप में आता है, फिर ऐसे करके क्या करता है, संग्राहक नलिका में इसको ले आता है। बस यही बात यहाँ पर बताया गया है। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक आपको ऐसा कोई भी नहीं बताया होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है, सेकंड काम, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण मतलब क्या हो गया, जैसे हमने क्या किया, पहले मेरे पास क्या आया था, अशुद्ध रक्त आया था। अशुद्ध रक्त कहां से आया था? तो इस यहां से आया था, अविवाही धमनिका से आया था। कोशिका गुच्छ ने क्या किया था, उसको क्या किया था, छानने का काम किया था। जो शुद्ध रक्त था उसको क्या किया था, अपवाही धमनिका से बाहर निकाल दिया। और जो हमारा जो अशुद्ध पदार्थ बच जाता है जैसे यूरिक अम्ल, लवण, उसको हमारा अवरोही चाप से होते हुए, हेनले चाप होते हुए, अधिरोही चाप होते हुए संग्राहक नलिका में ले आया था। अब पुनः अवशोषण का मतलब क्या होता है कि इसी चीज का पुनः अवशोषण होगा, मतलब इसको फिर से मतलब करेगा ये, मतलब जो छनित मतलब जो छान लिया जिसको, उसको फिर से करेगा। जैसे देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे क्षनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है, जैसे इधर से जिस प्रकार से आता है, उनमें से लाभप्रद जैसे ग्लूकोज एवं जल नलिकाओं के कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा बाकी पदार्थों को संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे तो शुद्ध रक्त तो इधर से चल गया, अपवाही धमनिका होकर चल गया। जो अशुद्ध वाला पार्ट है तो ये इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, पुनः अवशोषण का काम होता है। मतलब ये जो नलिका सब है ना, ये जो नलिका है, ये क्या करता है, जो भी लाभप्रद पदार्थ है, यानी जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, या कोई भी जो लाभ का जो चीज है उसको क्या करता है, वो सोच लेता है, मतलब उसको अवशोषित कर लेता है। और जो बाद बाकी जो अशुद्ध पदार्थ बचता है उसको क्या करता है, इस संग्राहक नलिका में भेज देता है। क्लियर है? बस यहां पर आपको यही बात बताया गया है। तो पुनः अवशोषण में आपका यही काम होता है। आगे देखिए, अब आगे आपका क्या होगा, मूत्र बनना, यानी आपका मूत्र बनेगा और आप पेशाब करके निकाल देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, पुनः अवशोषण के बाद बचे पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण इत्यादि संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंचती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे जो भी अशुद्ध पदार्थ जो हो गया यहाँ से, जैसे अवरोही चाप में आया, हेनले का चाप में आया, अधिरोही चाप में आया, फिर ये जो संग्राहक नलिका में आता है, फिर यहाँ से क्या होता है, हमारा मूत्राशय में ये पहुँच जाता है। ये क्या होता है, हमारा मूत्राशय में पहुँच जाता है, मतलब ये मूत्राशय में यहाँ से क्या होता है, हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, मूत्र। ठीक है, तो अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और लास्ट में क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा अंत में क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, ये सारा काम जब हो जाता है हमारा, तब ये क्या होता है, तब यहाँ पर तब मतलब इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब सारा काम हमारा हो जाता है तो संग्राहक नलिका से क्या होता है, यहाँ पर आता है। ये तो यही तो हमारा मूत्राशय है ना, तो यहाँ पर आता है और फिर हम लोग इसको पेशाब करके बाहर निकाल देते हैं। ये पेशाब करके हमने इसको बाहर निकाल दिया। समझ में आया? क्लियर है बात? तो किस प्रकार से होता है, बहुत ही मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। पहले छानने का काम होता है। छानने का काम कौन करता है, तो आप याद रखिएगा, कोशिका गुच्छ हमारा छानने का काम करता है। जो शुद्ध वाला
पार्ट है उसको अपवाही धमनिका से निकाल देता है और जो अशुद्ध वाला पार्ट है यहाँ से इधर से इस प्रकार से आता है। ये जो नलिका होता है यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है, मतलब जो लाभप्रद पदार्थ है उसको ये सोख लेता है और जो हानिकारक चीज है उसको क्या करता है, यह इस नली से क्या करता है, मूत्राशय में भेज देता है, जिसे हम लोग मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग जे प्रक्रम यानी कि पार्ट 6 का कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वहां पर एकदम क्वेश्चंस का बारिश होने वाला है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा, जैसे कि स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण हो गया, ठीक है। और देखिए कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, पचे हुए भोजन। तो इस प्रकार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।